हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पर जाकर के भी रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं और जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कैरिंग ए लोड ऑन हिज बैक बेंड्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। क्या रीज़न हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कि जिसने अपने पीठ पर कुछ लोड ले रखा है वो बेंड हो जाता है आगे की तरफ। ऐसा होने का रीज़न है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट करता है ताकि जो अगर वर्टिकल रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट करने के लिए जो व्यक्ति है वो आगे की तरफ झुक जाता है ताकि वो उस भार को, उस लोड को आसानी से कैरी कर सके। फिश एग सिंक्स इन द प्योर वाटर बट फ्लोट्स इन साल्टी वाटर। दिस इज़ बिकॉज एक फ्रेश एग जो है वो प्योर वाटर में सिंक कर जाता है लेकिन सैल्टी वाटर में फ्लोट करता है। इसका क्या रीज़न होता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो सलाइन वाटर है वो डेंसर होता है प्योर वाटर से, इसीलिए जो फ्रेश एग है वो सिंक कर जाता है प्योर वाटर में बट फ्लोट करता है सैल्टी वाटर में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड फ्लोज थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब देन द वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड इज। जो लिक्विड की वेलोसिटी होती है कैपिलरी ट्यूब में वो मैक्सिमम होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्यूब। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। A molecule is class of organic compound, the smallest unit of a substance that retains the properties of the substance, द स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस या फिर ए स्मॉल मास। तो देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इज़ ए यूनिट फॉर। पास्कल किसकी यूनिट है? थ्रस्ट, प्रेशर, फ्रिक्वेंसी या फिर कंडक्टिविटी। तो पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इनइलास्टिक कोलिजन के लिए? देखिए, जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है और कैनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। When a small spherical body falls in a viscous fluid, its speed increases first, then decreases, and eventually it acquires a constant speed called terminal speed. The terminal speed depends upon। जब हम लोग किसी भी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को विस्कस फ्लड में गिराते हैं तो जिसकी टर्मिनल स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी? क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो पहले इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद डिक्रीज़ करेगी और इवेंचुअली वो एक कांस्टेंट स्पीड को एक्वायर कर लेती है। देन जो उसकी टर्मिनल स्पीड है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? देखिए, वो डिपेंड करेगी द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसके अलावा में द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, द डायमीटर ऑफ द बॉडी एंड इस तरीके से ये तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव पैरामीटर, इन सभी पैरामीटर पर डिपेंड करेगी टर्मिनल स्पीड। The next question, a cube of wood supporting a block of mass 200 grains just floats in water. When the block is removed, the cube rises by 2 centimeter. What is the size of the cube? आपको क्यूब का साइज़ पूछा गया है। देखिए, जो वुड का क्यूब है वो एक उसका मास जो है वो 200 ग्रेन्स है और जस्ट फ्लोट करता है वाटर पर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये वॉल्यूम जो है ये इक्वल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 सेंटीमीटर क्यूब राइज कर रहा है तो 2 इंटू और उसकी लेंथ जो भी है, लेंथ अगर हम लोग ले लें साइड उसकी एल के सेंटीमीटर के इक्वल, हम लेट कर लेते हैं कि उसकी साइड जो है वो एल सेंटीमीटर के इक्वल है। देन जो इसका वॉल्यूम होगा ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एल बिकॉज इसकी साइड को हमने एल कंसीडर किया है और 2 सेंटीमीटर ये राइज कर रहा है। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल यहाँ से आ जाएगा क्या? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल इन द विक ऑफ द एन ऑयल लैम्प राइजेज अप ड्यू टू। जो बत्ती में तेल चढ़ने का प्रोसेस है और इस तरीके की जो भी एक्शंस होती हैं ये सभी कैपिलरी एक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑयल लैम्प की विक में जो तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है उसका रीजन होता है कैपिलरी एक्शन। टॉवल से जब हम लोग अपना फेस पोंछते हैं तो उसका भी रीजन होता है कैपिलरी एक्शन। The next question, a capillary tube is kept vertical in a beaker containing liquid. The height to which the liquid rises by capillary action is increased if।
देखिए जो कैपिलरी ट्यूब है अगर वर्टिकल रखी जाती है किसी भी बीकर में जिसमें लिक्विड है, जो उसकी हाइट होती है लिक्विड की वो राइज करती है कैपिलरी एक्शंस के थ्रू। अगर उसकी रेडियस जो है रेडियस ऑफ कैपिलरीज स्मॉल, अगर उसकी रेडियस काफ़ी स्मॉल होती है तो जो लिक्विड है वो राइज कर जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट कई बार अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो डायमेंशन पर बेस्ड है। द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन आपसे पूछी गई है। ये होती है ml इनवर्स t-2। सो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन का अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो ml-t-2 होता है, और मीटर स्क्वायर का अगर हम लोग रखेंगे तो l स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ml इनवर्स n t⁻⁻2 हो जाता है। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, और ये ऑप्शन नंबर सी से मैच होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉपर प्लेट हैज़ ए सर्कुलर होल कट इन इट। इफ़ द प्लेस इज हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर देन द डायमीटर ऑफ द होल। एक कॉपर प्लेट है जिसमें एक सर्कुलर होल काटा जाता है, और अगर वो प्लेट हायर टेम्परेचर तक गर्म की जाती है तो जो होल है उसकी डायमीटर में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए गर्म करने से चीज़ें एक्सपैंड करती हैं और होल भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज़ कर जाएगा होल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड नीडल प्लेस्ड हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट्स ड्यू टू। सॉलिड नीडल जो है वो अगर हॉरिजेंटली रखी जाती है वाटर की सरफेस में तो वो फ्लोट करने लगती है। उसका रीज़न है सरफेस टेंशन, क्योंकि नीडल जो होती है उसके पॉइंट का सरफेस टेंशन बहुत ही कम होगा, इसकी वजह से वो फ्लोट करेगी पूरी की पूरी वाटर की सरफेस में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड्स टू फॉर्म ए thin layer whereas a drop of mercury remains almost spherical because of mercury is a metal. The density of mercury is greater than that of water. The cohesion of mercury is greater than its addition with the glass, and the cohesion of water is greater than the addition with glass. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि जो मरकरी का कोएफिशिएंट होता है वो ग्रेटर होता है इसके एडिशन से विद द ग्लास। ओके, इसीलिए अगर हम लोग किसी भी प्लेट में अगर किसी भी वाटर ड्रॉप को स्प्रेड करते हैं तो वो एक थिन लेयर बना लेता है, जबकि जो मरकरी होती है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो एमिट होते हैं बाई इलेक्ट्रॉन्स। Next and very important question, which among the following sentences is correct reason behind the blue color of ocean water? जो समुद्र का पानी होता है उसके नीले होने का रीज़न क्या है? ऑप्शंस आपको दिए गए, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ब्लू, इम्प्योरिटीज इन सी वाटर रिफ्लेक्ट द ब्लू लाइट, वाटर मॉलिक्यूल्स स्कैटर द ब्लू लाइट इन एंड ऑफ द अबव। देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें जो ओशन वाटर है वो ब्लू दिखाई देता है। द हीलियम एटम दैट हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। कोई भी हीलियम एटम जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अल्फा रेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के बारे में यहाँ पर क्या सही हो सकता है? देखिए लैटेंट हीट जो होती है वो कॉज होती है चेंज इन द स्टेट और फेज बट नॉट इन टेम्परेचर। ओके, लैटेंट हीट टेम्परेचर में चेंज को शो नहीं करती है, वो चेंज शो करती है किसमें? स्टेट में या किसी भी मैटर की फेज में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ग्लास इज यूज्ड जनरली इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स। बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स के लिए कौन से टाइप का ग्लास यहाँ पर यूज़ किया जाता है? देखिए रेनफोर्स्ड ग्लास होता है, ये यूज़ किया जाता है इन मेकिंग ऑफ द बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू। कैलोरी जो होती है वो इक्वल होती है 4.1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल के। ओके, तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि इसके प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, उसी तरीके से 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट, द टर्म आइसोपेक्निक इज द मोस्ट क्लोजली डिफाइंड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग। आइसोपेक्निक किसके द्वारा डिफाइन किया गया है? इनमें से 2 लिक्विड विद द सेम डेंसिटी, ये डिफाइन किया जाता है आइसोपेक्निक के थ्रू। ओके, तो ये टर्म यूज़ होता है इन्हीं के लिए, 2 लिक्विड्स विद द सेम डेंसिटी, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट इज द यूनिट ऑफ, नॉट किसकी यूनिट है? स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ या फिर एक्सीलरेशन। सो ये यूनिट है स्पीड की। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 नॉटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी मीटर्स? 1 नॉटिकल माइल, देखिए 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल होता है 1852 मीटर्स के। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेंचुरीमीटर? वेंचुरीमीटर का क्या यूज़ है? देखिए वेंचुरीमीटर का यूज़ किया जाता है टू मेज़र द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स होते हैं ना, उनके रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेंचुरीमीटर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? डायमेंशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज किया जाता है? पास्कल का प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लोज्ड रूम द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन फॉर सम टाइम, द टेम्परेचर ऑफ रूम विल? अगर किसी भी बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का डोर जो है वो ओपन कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो रूम के टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि रूम का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा क्योंकि उससे ठंडी हवा निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इन्वायरमेंट को आकर के गर्म करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टीम पावर्ड व्हीकल इज वॉज बिल्ट बाई? फर्स्ट स्टीम पावर्ड व्हीकल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? निकोलस जोसेफ क्यूनॉट के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस कंटेन सीरियम एंड अदर रेयर अर्थ्स एंड हैज़ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज? इनमें से कौन सा ऐसा ग्लास है जिसमें सीरियम कंटेन करता है एंड अदर रेयर अर्थ्स मेटल होते हैं, इसी के साथ साथ हाई एब्जॉर्प्शन होता है अल्ट्रावायलेट रेज का? यूवी रेज का हाई एब्जॉर्प्शन कौन सा ग्लास करता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्रूक्स ग्लास। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वेव आर? सभी तरीके की वेव्स की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए उनमें वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी एंड वेलोसिटी होगी। तो ये सभी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी वेव के। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Next, the frequency of vibration of a stretched string is directly proportional to its length, inversely proportional to its length, directly proportional to the square of its length या फिर independent of its length। जब हम लोग देखते हैं किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को, तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन? किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ होती है वो किस पर डिपेंड करती है? देखिए जो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ऑफ द एटम, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज सिमिलर टू? जो लाइट वेव्स होती हैं उनका नेचर जो होता है वो गामा रेज के सिमिलर होता है। द कलर ऑफ ओशियन अपेयर्स ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज़? देखिए ये क्वेश्चन अभी आ भी चुका है, थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में था। यहाँ पर देखिए स्कैटरिंग होती है जिसकी वजह से हमें ओशियन का वाटर जो है ब्लू दिखाई देता है, तो यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाएगा। द कलर ऑफ ओशियन अपेयर्स ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज़ स्कैटर्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द क्रिस्टल ऑफ डायमंड साइंस ड्यू टू? जो डायमंड का क्रिस्टल होता है वो चमकता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके एग्जाम्पल में क्रिस्टल ऑफ डायमंड एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स अपॉन? ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस? जब किसी ऑब्जेक्ट की सेम साइज़ की इमेज, इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? वो 2f डिस्टेंस से रखा जाता है मिरर के, यानी फोकस दूरी के डबल डिस्टेंस पर रखा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन? किसी भी ग्लास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके मटेरियल का वो किस पर डिपेंड करता है? वो कलर पर डिपेंड करता है कि जो इंसिडेंट रे है उसका कलर क्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वी शुड इंक्रीज। जो टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर। व्हाट कॉजेज चेंजेस इन द कलर ऑफ ए सोप और ऑयल फिल्म फॉर ए गिवन बीम ऑफ लाइट। किसी भी ऑयल फिल्म के या फिर जो सोप है उसके कलर में जो चेंजमेंट हम लोग देखने को मिलता है वो उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो थिकनेस ऑफ द फिल्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन वेयरिंग स्पेक्टिकल्स व्हेन वर्किंग विद अ माइक्रोस्कोप। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपना जो स्पेक्टिकल्स है उसको उतार के रख देना चाहिए। सो टेक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखते टाइम फिर बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, तो हमें खुली आंखों से अपनी ओरिजिनल आइज से उसको देखना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। The next question, if a real object is placed just inside the focal point of a diverging lens, then the image is, कैसी होगी इमेज, इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑलवेज यूज एज ऑब्जेक्टिव, वो लेंस को यूज़ करते हैं। ओके, लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमेशा लेंस यूज़ किए जाते हैं, मिरर यूज़ नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी यूज नहीं होता है। क्या यूज़ होता है, लेंस यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर किसी भी पानी की बारिश की जो बूंद होती है उस पर सनलाइट पड़ती है तो रेनबो जो फॉर्म होता है उसके लिए, उस फिनोमेना के लिए कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, डिफ्यूज़न, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए डिफ्यूज़न का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, रिफ्रैक्शन वर्क करता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क करता है, यानी कि 2 and 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा न्यूमेरिकल है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ एन इक्वी एंगुलर प्रिज्म हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, दैट इज़ आपको म्यू की वैल्यू दी गई है, म्यू इज इक्वल टू 1.732। इसके बाद में आपसे क्या कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन ऑफ इक्वी एंगुलर प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन के लिए जो आपका मेन एंगल है वो डेविएशन एंगल के इक्वल ही हम लोग रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम अपॉन 2 और पूरे में अपॉन करेंगे साइन a/2। ओके, इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, म्यू की वैल्यू रखेंगे और ए को हम लोग डी एम रख सकते हैं यहाँ पर, डी या फिर डी एम की वैल्यू ए रख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.732 इज इक्वल टू साइन ए प्लस a/2, यानी कि साइन ए हो जाएगा अपॉन में साइन a/2। साइन ए को हम लोग 2 साइन a/2 एंड कॉस a/2 लिख सकते हैं। ओके, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से। इसके बाद नीचे हो जाएगा साइन a/2, एक साइन a/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस a/2 और ये इक्वल है 1.732 के। यहाँ से जब हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ पर a आ जाएगा आपका, a आएगा 60 डिग्री। ओके, जब यहाँ से आप मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.866 और यहाँ से जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये एंगल आपका जो निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार दोबारा से देखिए क्या किया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है और ए की वैल्यू जो है डीएम के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए कहा जा रहा है। फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। इसके बाद हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे सारी और वैल्यूज़ रखने के बाद ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आ जाएगी 60 डिग्री। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल आपको दिया गया है फॉर ए ट्रांसपोर्ट सॉलिड इज 30 डिग्री, यानी कि आपको सी की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में जो रिलेशन होता है वो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। यहाँ पर सी आपको 30 डिग्री दिया गया है, यानी 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/2 होती है, तो 1 अपॉन 1/2 यानी कि म्यू की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 2। ऑप्शन देखते हैं हमारे 2 है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The next question, an object is placed at its distance equal to the focal length of convex mirror. If the focal length of the mirror be f, then the distance of the image from the pole of the mirror is.
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो वहाँ पर जो डिस्टेंस होनी चाहिए इमेज की फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर वो होनी चाहिए लेस दैन एफ, यानी फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ग्लास स्लैब इंक्रीजेज विद द, क्रिटिकल एंगल किसी भी ग्लास स्लैब का इंक्रीज करेगा विद द डिक्रीज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन सी। जैसे जैसे आपका क्रिटिकल एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा ऑलरेडी डिक्रीज करेगा, और अगर साइन सी यानी एंगल हम लोग इंक्रीज करते हैं तो म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स ए स्टेशनरी प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, हिज इमेज विल मूव टूवर्ड्स हिम एट अ स्पीड। जब हम लोग किसी मिरर के सामने किसी को दौड़ते हुए देखते हैं या आते हुए देखते हैं किसी स्पीड से, तो जो उसका मिरर है ना वो उससे डबल स्पीड में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है कोई भी ऑब्जर्वर, तो जो उसकी इमेज है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिराज इज सीन इन अ हॉट डेजर्ट बिकॉज ऑफ, जो मिराज देखने को मिलते हैं ना, मरीचिका जिसे हम लोग कहते हैं, हॉट डेजर्ट में क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है सैंड में। ओके, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इफ़ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, देखिए मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम में आपकी जो है लाइट वेव है वो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ग्लास टू एयर जाएगा तो हमारा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिया गया द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अकर व्हेन लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम, सेम चीज़ है कि अगर लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होती है तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ग्लास टू एयर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर में नापी जाती है इसकी पावर, और पूछा जा रहा है आपसे कि देन इट्स फोकल लेंथ इज़, एफ़ की वैल्यू पूछी जा रही है, एफ इज इक्वल टू होता है 1/d। तो जब हम लोग यहाँ पर 1/d करेंगे यानी 1/2.5, तो ये आपका मीटर में आएगा, बट आंसर हमारे सेंटीमीटर में है तो हम लोग ऊपर 100 कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे 40 यानी 40 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपरसोनिक प्लेन फ्लाइज एट द स्पीड, सुपरसोनिक प्लेन जो होता है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड से फ्लाई करता है। मैक नंबर इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ साउंड, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट या फिर शिप्स। मैक नंबर का यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ यूज्ड इन रडार, रडार में जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5 सेंटीमीटर। ध्यान में रखेंगे, इसको दिमाग में रख लीजिए, लेस देन 5 सेंटीमीटर वेवलेंथ यूज़ होती है कहाँ पर, रडार में। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट ऑल डिस्टेंस इज कॉल्ड, आँख की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो सभी डिस्टेंस पर चीज़ों को देख पाती है उसे क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, 20 हर्ट्ज के नीचे की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे इंफ्रासोनिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। The next question, when a person walking in a bright sunlight enters in a dark room, he is not able to see clearly for a little while because, जब कोई भी व्यक्ति बाहर ब्राइट सनलाइट से होकर के अंधेरे कमरे में आता है तो वो क्लियरली नहीं देख पाता है कुछ देर के लिए। हमारी आंखों में जो आयरिस होती है ना वो पुतली को, पिपल मतलब पुतली को तुरंत ही फैलाने के लिए अनेबल हो जाती है, इस वजह से हमें तुरंत कुछ भी दिखाई नहीं देता है और थोड़ी देर बाद हमें चीज़ें क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। देखिए जो साउंड होती है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है इन डेंसर मीडियम, यानी कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, यानी इनमें से देखिए सॉलिड कौन सा है, स्टील है, सॉलिड ही डेंसर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टील में जो है, स्टील में साउंड वेव्स फास्टेस्ट ट्रेवल करेंगे इन कंपैरिजन टू एयर, वाटर एंड वैक्यूम। वैक्यूम में तो साउंड वेव्स ट्रेवल ही नहीं कर सकती हैं, केवल लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेंगी, सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगी स्टील में, उसके बाद वाटर में एंड देन एयर में।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स इन द एयर आर, साउंड वेव्स जो हैं एयर में कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, ध्यान में रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन द मून, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ साउंड टू रीच इन द अर्थ। अगर मून पर कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है देन उसकी आवाज़ को अर्थ में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो अंतरिक्ष की कोई भी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ सकती, बीच में वैक्यूम होता है, इस वजह से नन ऑफ दीज होगा। ये कोई भी समय निर्धारित नहीं है, मतलब कि साउंड यहाँ पर आएगी ही नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाई इट्स, जो पिच होती है साउंड की वो किसके द्वारा नापी जाती है, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू नापते हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स, जो साउंड की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी वेव फॉर्म में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी जो होती है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम के। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, साउंड की वेलोसिटी किस में मैक्सिमम होगी, सॉलिड में मैक्सिमम होगी, अभी आपको बताया था, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, क्योंकि ये सबसे रेयरर मीडियम है और सॉलिड हमारा सबसे डेंसर मीडियम है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैकेनिकल वेव्स हैव अ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज दीज आर कॉल्ड, अगर कोई भी मैकेनिकल वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज है देन इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ओके, एट विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर्स द इंडिकेटर ऑफ सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट थर्मोमीटर्स विल शो सेम रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट थर्मोमीटर कब सेम रीडिंग दिखाते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम रीडिंग दिखाते हैं, इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। The next question, in which of the following lights produces image focus in front of the retina, so myopia में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन फॉर द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेटरी मोशन के लॉज होते हैं कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था कि सन एक फोकस पे होता है और जो प्लैनेट्स होते हैं वो इसके चारों ओर एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, इस तरीके से इन्होंने प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब किया था और इसके 3 लॉज दिए थे। तो ये लॉ दिए गए थे केपलर के द्वारा, जिन्हें केपलर्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये साइंटिस्ट कौन थे, केपलर थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फोटोक्रोमिक लेंसेज, फोटोक्रोमिक लेंसेज में इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम फेरेट या फिर फेरिक क्लोराइड। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस विद द नंबर -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर है अगर, तो हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है, f = 1/d, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/d, यानी सेंटीमीटर में निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d आपका 5 है और इसके लिए किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए आपकी माइनस में ही होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, किसी भी लेंस की पावर किस में मापी जाती है, डायोप्टर्स में मापी जाती है, अभी आपको बताया था। देन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट वेज मैक्सिमम इन, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स एनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है बट हम लोग इसको फील क्यों नहीं कर पाते हैं। ऑप्शंस दिए गए, वी आर यूज्ड टू इट, आवर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विदस्टैंड विद द प्रेशर, द सरफेस एरिया ऑफ आवर हेड इज़ वेरी स्मॉल, नो, आवर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर दैन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है ना, तो हमारा जो ब्लड है वो एक्सर्ट करता है उससे कुछ ज़्यादा प्रेशर, तभी कहते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, इस वजह से ब्लड प्रेशर बीपी के मरीज़ जो होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यही रीज़न होता है कि जो हमारे ऊपर लगाया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि हमारा ब्लड एक्सर्ट करता है एक प्रेशर जो कि उस प्रेशर से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील बॉल फ्लोट्स ऑन ए मरकरी बिकॉज, स्टील बॉल जो है मरकरी पर इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि डेंसिटी जो होती है मरकरी की वो हायर होती है स्टील बॉल से, और फ्लोट होने का रूल ही यही है कि जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी में हल्की चीज़ें फ्लोट करेंगी। ओके,
The next question, when a cube of ice floating on a water in a beaker melts, the level of water in the beaker. अगर किसी भी बीकर में कुछ पानी है मान लीजिए और उसमें क्या है, एक आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है। जब वो आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा तो उस बीकर में जो पानी का लेवल है उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है आप बताएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि राइज़ हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, या फिर फर्स्ट राइजेस देन फॉल्स। देखिए उतनी डेंसिटी उतने ही एरिया को कवर कर रहा है, इस वजह से वो सेम रहेगा। अगर वो मेल्ट हो जाता है फ्लोटिंग वाटर में आइस क्यूब, तब भी उसका जो लेवल है वाटर का वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज। लिक्विड्स में बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इनमें से, तो मरकरी बेस्ट कंडक्टर है। एंड आयरन हैमर लाइंग इन द सन, अगर सनलाइट में हम लोग किसी भी आयरन हैमर को रख देते हैं तो इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, मतलब जो आयरन वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा हॉट हो जाता है दैन हैंडल, क्योंकि आयरन जो है हायर टेम्परेचर पर है। आयरन इज़ डार्कर दैन वुड, आयरन एब्जॉर्ब मोर द हीट, आयरन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये ऑप्शन हमारा मोस्ट सुटेबल है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आयरन क्या होता है, गुड कंडक्टर है हीट का, हीट उसमें आसानी से फ्लो कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन समर बिकॉज। लाइट कलर क्लॉथ्स प्रेफर किए जाते हैं समर में, वो इसलिए क्योंकि लाइट कलर जो है वो पुअर एब्जॉर्बर है हीट का। जितना डार्क कलर होगा वो हीट को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और ठंडियों में हम डार्क कलर के कपड़े आसानी से कैरी कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हीट हमें उस टाइम हीट की ज़रूरत होती है और वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ गोल्ड यूज्ड इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो मेलेबल है। 1 कूलम कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, तो वो 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻18। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट कैरियर इन कंडक्टर्स इज। कंडक्टर्स में करंट कैरियर कौन है, करंट कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये करंट को कैरी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन है इनमें से, देखिए इंसुलेटर वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो पेपर, ग्लास, कॉटन ये हमारे हो जाएंगे। ओके। मेटल्स जो होती हैं वो कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और इसी के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में भी पास हो सकती है, आयरन में हो सकती है आसानी से, कॉपर में हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप होता है वो कंडक्टिविटी होती है मेटल की, उसको किस तरीके से मेजर करते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर्स हैव ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी, वेरी हाई रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, या फिर मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। सो सुपर कंडक्टर्स में ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलेशन ब्रेकडाउन में अकर। इंसुलेशन ब्रेकडाउन कब हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द रबर यूज्ड इन द व्हील्स ऑफ एरोप्लेन। जो एरोप्लेन की व्हील्स में रबर यूज़ की जाती है वो कैसी होती है, परफेक्ट इंसुलेटर, स्लाइटली कंडक्टिंग, कैन बी एन इंसुलेटर और कंडक्टिंग, या फिर सेमी कंडक्टर। जो रबर यूज़ की जाती है व्हील्स में एरोप्लेन के वो होती है स्लाइटली कंडक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है तो उसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, ध्यान में रखेंगे। What is the force exerted by a stationary charge when it is placed in a magnetic field। अगर किसी भी स्टेशनरी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें जो फोर्स होता है वो लगभग 0 होता है। What is the work done by the magnetic field on a moving charged particle। किसी भी मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया गया काम लगभग क्या होता है, 0 होता है। The north pole of a magnet is brought near a stationary negatively charged conductor. What is the force experienced by it at the poles? Poles में जो force experience किया जाएगा वो 0 रहेगा।
Identify the condition under which the force acting on a charge moving through a uniform magnetic field is minimum. मिनिमम कौन सी कंडीशन पर होता है? जब थीटा हमारा 180 डिग्री होता है. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर. What is the instrument used in Faraday's experiment? फैराडे के एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया था? तो हमें ध्यान में रखना है गैल्वेनोमीटर यूज़ किया गया था. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज़ यूज्ड इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एसी जनरेटर? किसी भी एसी जनरेटर में करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कौन से लॉ का यूज़ किया जाता है? तो लेंज लॉ का यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे लेंज लॉ से ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वैलिड? लेंज लॉ के लिए आपको वैलिड स्टेटमेंट यहाँ पर चूज़ करना है. तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यही हमारा वैलिड स्टेटमेंट है और लिखा हुआ है इसमें, लेंज लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट वैलिड है और सभी स्टेटमेंट हमारे इनवैलिड है. फायर इज़ अ फॉर्म ऑफ, फायर किस तरीके की एनर्जी है? सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल या फिर काइनेटिक? ग्रेविटेशनल होगी नहीं, काइनेटिक होगी नहीं, सोलर है नहीं. फायर जो होती है वो थर्मल एनर्जी है एक तरीके की. ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है. द नेक्स्ट, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ विल नॉट चेंज? इनमें से फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर इनसफिशिएंट डेटा? तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए चेंज नहीं होती है. ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी था. उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है दोनों ही मिल करके यानी कि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई is sitting on the objective of telescope, what will be its effect on the final image of the distant object? अगर कोई भी मक्खी जो है वो अगर ऑब्जेक्टिव पे बैठ जाती है, कहाँ पर? टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा फाइनल इमेज में? फाइनल इमेज क्या होगी? रिड्यूस कर जाएगी. टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए टेलीस्कोप. विच लेंस विल यू यूज फॉर द ऑब्जेक्टिव? अगर आपको दो फोकल लेंथ के लेंस दे दिए जाएँ, एक 50 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, तो आप इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए? क्या दोनों यूज़ कर सकते हैं? कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, या फिर 5 सेंटीमीटर वाला या फिर 50 सेंटीमीटर वाला? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर वाला होगा, क्योंकि ज़्यादा फोकल लेंथ होगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, तो हम लोग ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस जो है वो यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप चेंज ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव? किसी भी टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो उसके ऑब्जेक्टिव की डायमीटर को बढ़ाने पर किस तरीके से चेंज होगी? देखिए, अगर हम किसी भी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को देखना चाहते हैं उसके डायमीटर, ऑब्जेक्टिव के डायमीटर को बढ़ाने पे, तो वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगी, वो डिपेंड नहीं करेगी चाहे आप डायमीटर बढ़ाएं या घटाएं, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है इसकी मैग्नीफाइंग पावर पर. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ लाइट हुज फोटॉन्स शेयर द सेम फ्रिक्वेंसी एंड हुज वेवलेंथ्स आर इन द फेज विद वन अनदर? तो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंट सोर्स? अब कोहेरेंट सोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे लेज़र है, लेज़र एक तरीके का कोहेरेंट सोर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज कैन नॉट बी इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ड्यूरिंग द डिके? सो इनमें से प्रोटॉन्स हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के डिके के दौरान उनमें से नहीं इमिट होते हैं. सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. इसी के साथ हम लोगों ने पूरी सीरीज़ को यहाँ पर कवर कर लिया. पार्ट 1 भी इसका अपलोडेड है और इसी के साथ साथ सेकेंड पार्ट में भी हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. सो आइए पढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को. द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन द बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर? बीटा रेडिएशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो ओरिजिनेट होते हैं दैट फ्रॉम द डिके ऑफ ए न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई. हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियाई जो होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके डीके के द्वारा ये इमिट होते हैं. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. सो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी सीरीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और फिजिक्स के ये क्वेश्चंस थे साइंस के अंतर्गत. इसी तरीके की इंपॉर्टेंट सीरीज़ से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें. इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.